नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और मैं आपको थोड़ा सा कुछ जानकारी देना चाहता हूं। आज आवाज में कोई समस्या नहीं आएगी आपको, है ना भाई। आज आवाज आपको प्रॉपर सुनाई देगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज थे जो हमने सही कर लिए। ठीक है भाई। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। देखें भाई, मैं आपको आज वर्णमाला की चौथी क्लास पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है भाई। और आप पहले की 3 क्लासेस को अवश्य देखें, उसके बाद आप चौथी क्लास को देखें। हालांकि जो चौथी क्लास में जुड़ गए हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं, समझ में तब भी आपको पूरा आएगा, है ना भाई। सबसे पहले मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ये क्लास 2 जगह लाइव चल रही है। एक तो बीके सिंह क्लासेस ऐप पर, और दूसरा फिलहाल के लिए बीके सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोनों जगह ये क्लास हमारी चल रही है। अब कुछ बच्चे यूट्यूब पर भी इसको वीडियो देख रहे हैं, कुछ बच्चे ऐप पर देख रहे हैं। ऐप पर काफी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। ऐप पर काफी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं। ज्यादातर बच्चे ऐप पर इसको देखते हैं, और यूट्यूब चैनल पर बहुत कम बच्चे लाइव इसको देख रहे हैं। बच्चों, इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर दें तो बहुत से बच्चे इससे और जुड़ पाएंगे। हालांकि अपन व्यूज लाइक पर नहीं बढ़ते हैं कि अपन व्यूज और लाइक होंगे तो ही पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है। बस थोड़ा सा मन को प्रसन्नता होती है कि बहुत से बच्चों ने इसको देखा है, तो कंटेंट को और जबरदस्त दिया जाए। ठीक है भाई। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसको शेयर कर दिया करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डाल दिया करो, फेसबुक पर शेयर मार दिया करो, और व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप हैं उस पर शेयर कर दिया करो। ठीक है भाई। अब आते हैं सर अपन आगे के डिस्कशन पर कि आज मैं आप लोगों को क्या क्या पढ़ाऊंगा। 3 क्लासेस में मैं स्वरों तक पहुंच पाया हूं, और मैंने बड़े गहन अध्ययन इसका आप लोगों को कराया है। याद रखना, सिस्टमेटिक पढ़ना ही हिंदी का सबसे पहला सिद्धांत है। अगर आप सिस्टमेटिक नहीं पढ़ पाते हो कि कहीं पर भी अगर मैं स्वर पढ़ा रहा हूँ और स्वरों में कुछ एक आध उल्टी चीज ले आओ जो क्रम से नहीं है, बकवास हो जाएगा सर। आपके पास अगर नोट्स अच्छे से नहीं बन रहा है तो हिंदी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं जितना आप लोगों को पढ़ाता जा रहा हूँ उसको आप सिर्फ नोट्स बनाते जाइए और समझते जाइए। ये मेरी गारंटी, आपको कंटेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं, इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। मैं आपको बहुत अच्छे लेवल तक, आज भी आप लोगों को बहुत सारी नई चीजें मिलेंगी, नई चीजें सुनने को मिलेंगी, बहुत सारा ज्ञान होगा। ठीक है भाई। अब बैच से जुड़ी इंफॉर्मेशन याद रखना भाइयों, ये टॉपिक के बाद में क्लासेस ऐप पर चलेगी। ठीक है। या फिर मैं सोचूंगा कि इस टॉपिक के बाद एक टॉपिक और मैं यहाँ पर कराऊं। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर यहाँ पर 2 टॉपिक कराना, और मैं सोचूंगा इस बारे में। लेकिन आपको एक जानकारी दे देता हूं, बैच को इनरोल आप लोग कर लीजिए। काफी बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने बैच को परचेज कर लिया है, मात्र 499 में। कितने में? 499 में, 499 रुपए में। कई बच्चों ने इसको परचेज कर लिया है, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर आप लोगों का टाइम वेस्ट करता रहूं, 2 3 4 टॉपिक पढ़ा के और मैं निकल लूं। सर वो तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे हजारों चैनल बने हुए हैं, कहीं से भी पढ़ सकते हो आप लोग। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही सिद्धांत है कि जब मैंने कलम उठा ली है तो मैं आपको कंप्लीट पूरा सिलेबस करा के दूंगा, याद रखना। तो इसीलिए बैच को परचेज करना जरूरी है। फ्री क्लासेस दे रहा होता तो हाँ, इसका मतलब समझ में आता, मैं 3 4 टॉपिक, 2 टॉपिक 3 टॉपिक डाल देता। लेकिन नहीं भाई, मैं आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? कंप्लीट सिलेबस करा रहा हूं। 45+ टॉपिक मेरे होंगे, जिसमें आपके शब्द संपदा भी होगी, भाषा भी होगी, और साहित्य भी होगा। भाषा की क्लासेस आज लास्ट में, जो हमारी अंतिम क्लासेस चल रही होंगी, तब मैं लूंगा। इस बैच को कहां से खरीद सकते हैं आप लोग? तो वो खरीद सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए बीके सिंह क्लासेस ऐप।
है ना भाई। बीके सिंह क्लासेस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करोगे, उसको मोबाइल में इंस्टॉल कर लोगे, तो आपको वीडियो कोर्स आपको दिखाई देगा। उस वीडियो कोर्स में तीसरे नंबर पर मेरा फोटो लगा होगा, बैच की पूरी इंफॉर्मेशन होगी, और उसी में आप लोग बाय नाउ कर लोगे तो 499 रुपए में आपको पूरा बैच मिल जाएगा। और इस बैच की क्या खासियत है वो सुन लो। ये बैच मैं आपको 3 महीने में कंप्लीट कराऊंगा। अब आप खुद ही सोचो सर कि मैं 3 महीने में ही ऑफलाइन में कराता हूं, जबकि वहां तो थोड़ा बच्चों से संवाद भी हो जाता है, बातें भी कर लेते हैं अपन। लेकिन सर यहाँ पर मैं आपसे कोई बात नहीं कर पाता हूं, तब भी मैं 3 मंथ लूंगा। इसका मतलब मैं आपको बहुत 3 से 3.5 मंथ होंगे, याद रखना। तो मैं बहुत लेवल तक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और दूसरी बात, इन 3 महीने के बाद में आपको 3 महीने का रिवीजन भी इसी में मिल रहा है। मतलब बैच पूरा आपको 6 महीने की ड्यूरेशन के साथ मिल रहा है। समझ पा रहे हो ना मेरी चीजों को, कि 3 महीने तक मैं पढ़ाऊंगा, 3.5 महीने तक पढ़ाऊंगा, और 3 साढ़े 3 महीने का ही आपको क्या मिलेगा, रिवीजन मिलेगा। मात्र कितने में, 499 रुपए में। आपको अगर क्वालिटी 1% भी खराब लगे, मैं आपको पूरी फीस वापस करूंगा। ये मैं आपको सबसे पहले बोलना चाहता हूं। अगर मेरा कंटेंट किसी से भी कम निकले कि नहीं सर आपने जो पढ़ाया वो तो बहुत कम था, तो मैं सर आपको पूरी फीस तत्काल मुझे कॉल कर देना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर ये लिखा हुआ है, इस पर आप मैसेज कर देना कि सर हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा और हमारे पैसे कर दो वापस, तो मैं सर आपके 100% तत्काल पैसे वापस कर दूंगा। लेकिन ये मेरी गारंटी, आप लोग ये कह ही नहीं पाओगे। तो बैच को परचेज कर लीजिए। सबसे बड़ी बात, कुछ ही समय रह गया है, इसको मैं थोड़ा सा फीस बढ़ाने वाला हूं, इसीलिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। इतने दिन से मैंने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है, चौथी क्लास में मैं इसको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि एनरोलमेंट हो चुके हैं काफी। बिहार के बच्चों ने इसको बहुत बहुत ज्यादा, ये 3 क्लासेस मेरी पसंद की हैं ऐप पर, तो उन्होंने परचेज कर ली है क्लास को। ग्वालियर से भी बहुत सारे मेरे पुराने बच्चे, तो उन्होंने, कुछ नए बच्चे भी उन्होंने भी। तो कुछ बच्चे अगर रह गए तो इसको जल्दी जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम, मेरे पास टाइम कम है। मैं इसमें फीस इसका कम से कम 50% और बढ़ा दूंगा, वो 700-800 रुपए करीबन और हो जाएगी फीस। फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि बाद में मुझे पता है बच्चे फिर कॉल करेंगे कि सर फीस कम कर लो, तो बच्चों में कर नहीं पाऊंगा फीस कम। इसीलिए अभी फीस कम है तो कर लीजिए। और आपको 2 बार रिवीजन, मतलब एक बार रिवीजन और एक बार पूरी क्लास कंप्लीट इसमें मिलेगा। वीडियो सेव रहेंगी ऐप पर, वीडियो को कितनी बार भी देख सकते हो। हाँ, एक काम कर लेना, अभी इस ऐप को अपडेट और कर लेना, है ना। अगर थोड़ी सी अगर प्रॉब्लम आ रही हो तो इसको अपडेट कर लेना आप लोग, ठीक है भाई। तो ये तीसरा थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना आपको जरूरी थी, कि बीके सिंह क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, 499 में बैच खरीद लीजिए। अगर अभी नहीं खरीद पाते हो तो कभी भी इसके प्राइस, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे इसमें जुड़ चुके हैं, अब मैं इसकी फीस बढ़ाने वाला हूं। फीस बढ़ाने वाला हूं जिससे कुछ लिमिटेड बच्चों को मैं इसमें जोड़ पाऊं। बात समझ पा रहे हो। तो इसमें काफी बच्चों ने इसमें एनरोल कर लिया है, तो जो रह गए हैं, कुछ बच्चे रह गए हैं, कुछ बोलते हैं आजकल, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको जल्दी से कर लीजिए। कैसे भी, फोन पे, पेटीएम, नेट बैंकिंग, जो भी आप यूज करते हो उससे, ठीक है भाई। तो इसको आप कर लीजिए। हाँ, इसके अपनी पासवर्ड और आईडी को ज्यादा शेयर करोगे तो आपकी आईडी ब्लॉक हो जाएगी। तो एक बच्चा एक बार में ही अपना क्या कर सकता है, ये नहीं कि 499 मैंने करा लिया और मेरी आईडी पासवर्ड दूसरे को दे दिया तो वो भी देख रहा है। ऐसा करोगे तो दूसरी बार में ये ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि ये सिस्टम हमने कर रखा है हमारे ऐप पर, एक बच्चा एक आईडी से देख सकता है। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसको परचेज कर लीजिए और आ जाते हैं सर अपन अपनी क्लास पर, ठीक है भाई। क्योंकि ये प्लेटफॉर्म बड़ा है और इसीलिए मैंने यहाँ पर फीस कम ही रखी है अपनी, और ये फीस अब धीमे धीमे बढ़ती चली जाएगी। मेरा विचार तो ये कि इसको मैं जस्ट डबल कर दूं, है ना। लेकिन थोड़ी सी कोरोना महामारी के चक्कर में अर्थव्यवस्था बच्चों की गड़बड़ा गई है, तो फीस इसमें 200-300 रुपए, 300 रुपए करीबन और बढ़ जाएंगे, 800 रुपए हो जाएंगे। जहां तक है मुझे 2-3 दिन में, जैसे मुझे पता है कल कम से कम कभी भी बढ़ सकते हैं, मेरे पास कोई फिक्स डाटा नहीं है, लेकिन कभी भी बढ़ सकते हैं। इसीलिए इसको आप लोग क्या कर लीजिए,
जल्दी से जल्दी परचेज कर लीजिए, जिससे अपन इसको टोटली यहीं पर बंद कर देंगे और इसी बैच को अपन आगे बढ़ाते चले जाएंगे। रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, फिर परचेज भी नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, तो कल आ जाते हैं भाई अपन। और सभी बच्चे, सबसे पहला काम आपका, इसको शेयर दबा के कर दिया करो भाई, है ना। मुझे मजा आता है कि ज्यादा मुझे बच्चे दिखते हैं तो। ठीक है भाई। हाँ, बाद में ऑफलाइन में बच्चे देखते हैं और यू सबसे ज्यादा मोबाइल ऐप पर इसको ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों ने इसको इंस्टॉल कर लिया है। तो आप भी इंस्टॉल कर लें बीके सिंह क्लासेस ऐप को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बीके सिंह क्लासेस चैनल को। अब देखें भाई, मैं कहां तक पहुंच गया था। मैं पहुंच गया था मुख प्रयत्न के आधार पर, कि मुंह खुलने के आधार पर कितने हैं, 4 करा दिए थे, समृद्ध विव्रत। अब आ जाते हैं सर अपन नेक्स्ट। अभी मैं आपको एक टाइप और पढ़ाऊंगा इसका, लेकिन उससे पहले कुछ छोटी चीजें उनको जान लीजिए। जैसे दिख रहा है भैया, देखें, अयोग वाह ध्वनिया, कि सर अयोगवाह ध्वनिया क्या होती हैं। अयोगवाह ध्वनिया क्या होती हैं। देखो सर, अयोगवाह ध्वनिया क्या होती है। अयोगवाह का मतलब है जो आ के योग से बनी हो। योग का मतलब होता है प्लस, जो आ के योग से बनी हो। देखना भाई, मैंने आप लोगों के सामने ये 2 वर्ण छुड़वा दिए थे। कौन कौन से, अंग और आहा, ये 2 छुड़वा दिए थे सर। इन 2 को ही बोलते हैं अयोगवाह ध्वनिया, जो आ के योग से बनी है। पहले तो इसको समझें, आ में क्या कर दिया, योग कर दिया है। तो आ में क्या योग कर दिया है, अगर मैं इसकी बात करूं तो आ में क्या योग कर दिया है, बिंदी का। आ में क्या कर दिया है, बिंदी का। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कर दिया है आ में विसर्ग का। ये 2 बिंदियों का। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसीलिए इनको अयोगवाह ध्वनिया अपन कहते हैं। इसकी अगर मैं बात करूं तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और इसको अपन बोलते हैं, जो ये होता है इसको बोलते हैं विसर्ग। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं विसर्ग। अभी मैं आप लोगों को उच्चारण स्थान के आधार पर भी स्वर के टाइप पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले इसको जान लोगे तो इसके उच्चारण के स्थान, क्योंकि सभी के बताने पड़ते हैं, इसीलिए इनको समझना जरूरी है। बात समझ में आई। इसको अनुस्वार और इसको विसर्ग, ये नाम है सर इनके। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, जो बच्चा बताएगा उसको टॉफी मिलेगी भाई। मुझे एक क्वेश्चन बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये क्वेश्चन बताओ मुझे कि इन दोनों को अपन स्वर मानते हैं कि नहीं मानते हैं, स्वर। क्योंकि स्वर पढ़ा रहा था सर मैं भी। इनको स्वर मानते हैं कि नहीं मानते। देखो सर, कई किताबें कुल स्वरों में इनको लिख देती हैं, लेकिन हमें नहीं मानना है। हमारे लिए तो स्वर कितने हैं, 11 ही हैं, और 2 ये अलग हैं सर, 13 होते हैं टोटल। तो 11 ही स्वर हमारे मानक स्वर हैं। 11 स्वर क्या होते हैं, मानक स्वर, जो सर्वमान्य स्वर हैं वो ये हैं 11। और अंग और आहा हमारे स्वर नहीं है। लेकिन सर ये व्यंजन भी नहीं है। और क्यों नहीं है सर, याद रखना, ये स्वर भी नहीं है, ये व्यंजन भी नहीं है। ये स्वर भी है और ये व्यंजन भी है। देखो क्या रट्टा है। अगर मैं इसकी बात करूं, इस छोटा आ की, तो छोटा क्या होता है सर, आप कहोगे सर छोटा आ होता है स्वर। क्या होता है, स्वर। और ये जो बिंदी होती है सर, ये जो बिंदी दिख रही है आप लोगों को, जो प्लस में जो बिंदी लगी हुई है, प्लस के बाद में जो बिंदी लगी हुई है, इस बिंदी का उच्चारण आप लोगों ने देखा होगा। जैसे मैंने लिख दिया सर पंप, और अगर मैं इसको ऐसे ना लिखना चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं, अरे लिख सकता हूं कि नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये बिंदी की जगह क्या आ गया, मां। बिंदी की जगह क्या आ गया, मां। और सर मां क्या होता है हमारा, मां होता है व्यंजन। मां क्या होता है, मां होता है व्यंजन। तो इसका मतलब ये बिंदी किसकी तरह काम करती है, इस मां व्यंजन की तरह। इस बात को ही समझना पड़ेगा आप लोगों को। ये बिंदी कैसा काम करती है, मां की तरह। और मां क्या होता है, व्यंजन। ये मां क्या है इसमें, व्यंजन।
तो अपन कह सकते हैं सर कि कहीं ना कहीं ये बिंदी हमारे ही क्या है, व्यंजन। और व्यंजन संधि में सर नियम भी है सर, इससे संबंधित, बिंदी से संबंधित। तो कुल मिलाकर कहने का ये है मतलब कि ये जो अंग है, यानी ये जो है, ये यहां टूटा हुआ है, यानी ये स्वर और व्यंजन से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? स्वर और व्यंजन से। स्वर क्यों? क्योंकि छोटा आ है स्वर, और बिंदी क्या है? व्यंजन। सर क्यों है व्यंजन? क्योंकि ये माँ की तरह बोली जा रही है, इसीलिए। ना की जगह भी होती है, पंचमाक्षरों की जगह भी होती है। समझाने के लिए एक उदाहरण बता दिया कि माँ व्यंजन की तरह बिंदी बोली जाती है। तो अपन कह सकते हैं सर यहां पर कि ये स्वर और व्यंजन की भांति काम करता है। कौन? ये, यानी ये एक ही बात है, वो तो तोड़ के लिख दिया ये। तो इसीलिए अगर मैं इसको स्वर कहूंगा तो कौन बुरा मान जाएगा? कौन बुरा मान जाएगा? व्यंजन। और अगर मैं इसको व्यंजन बोलूं इस बिंदी के चक्कर में, तो स्वर आ बुरा मान जाएगा। इसीलिए सर कई जगह कुछ अच्छी किताबें होती हैं, वो सर इसका एक नाम रख देती हैं कि ना तो ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन है, इसीलिए इनका नाम है नपुंसक वर्ण या नपुंसक ध्वनिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? पेपर वाला पूछ ले नपुंसक वर्ण किसे कहते हैं, तो नपुंसक वर्ण ये है। तो कई कह रहे होंगे सर ये नहीं है, देख लेते हैं सर ये भी नपुंसक वर्ण है कि नहीं। ये बताओ सर ये किस किस से मिलके बना है? आ और विसर्ग, ये बिंदी से विसर्ग से। मुझे ये बताओ, आप लोग जैसे अतः लिखते हो, तो अतः इसका उच्चारण कैसा होता है? हा ध्वनि के समान। कैसा होता है? हा ध्वनि के समान। तो अपन कह सकते हैं ये जो विसर्ग है, ये हमारा हा ध्वनि, और हा क्या होता है? हा होता है व्यंजन। देखो यहां बिंदी व्यंजन थी, यहाँ ये जो विसर्ग है इसका उच्चारण हा की तरह होता है, इसीलिए ये भी व्यंजन है। तो सेम टू सेम ये कंडीशन भी यहां बनती है कि ये भी स्वर है और ये भी व्यंजन है। इसीलिए सर ये दोनों ही हमारे क्या होंगे? नपुंसक वर्ण होंगे। क्यों होंगे नपुंसक वर्ण? क्योंकि ये स्वर और व्यंजन से मिलकर बने हुए हैं। और नपुंसक का मतलब है जो ना तो स्वर है और ना व्यंजन है। बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको अपन स्वर बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। इसको स्वर बोल सकते हैं? नहीं। अगर स्वर बोलोगे तो ये बिंदी बुरा मान जाएगी, बिंदी कहेगी मैं तो व्यंजन हूं। ऐसे ही यहां पर इसको स्वर बोलेंगे तो ये दो बिंदियां विसर्ग हैं, और विसर्ग कैसा होता है? हा व्यंजन की समान। तो ये भी बुरा मान जाएगा, इसीलिए इसको अपन स्वर नहीं मानेंगे। अब मान लो इसको व्यंजन बोला आपने बिंदी के चक्कर में, तो ये आ स्वर है, बुरा मान जाएगा। ऐसे इसके चक्कर में इसको व्यंजन माना तो ये बुरा मान जाएगा। कुल मिलाकर इसीलिए इसको नपुंसक वर्ण कहते हैं और अयोग वर्ण इन्हीं को कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन इनके पर्टिकुलर नाम अलग अलग हैं। ये जो लिखे हुए हैं देखो, ये पूरे ग्रुप का नाम है इनके, है ना? ये क्या है? इनके कंप्लीट ग्रुप का नाम है। इन दोनों के कंप्लीट ग्रुप के नाम क्या है? जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बने होते हैं, तो व्हाट्सएप पे जो ग्रुप बने होते हैं उसका नाम होता है, लेकिन उसमें जो बच्चे जुड़े हुए हैं, स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, मेंबर्स जुड़े हैं, उनके तो पर्टिकुलर नाम अलग अलग होंगे। ये तो इन दोनों की ग्रुप का नाम है अयोग भा। क्यों बोला? क्योंकि आ के योग से बनी ध्वनियां हैं, आ में योग कर दिया है। और नपुंसक इसीलिए बोलते हैं कि ना ये स्वर है और ना ये व्यंजन है। लेकिन पर्टिकुलर के नाम अलग अलग हैं, और पर्टिकुलर के नाम कहां लिखे हुए हैं? ये। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विसर्ग। अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि सर अयुग्म ध्वनियों की डेफिनेशन क्या बनेगी, तो क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? वे ध्वनियां जो ना तो स्वर होती हैं और ना व्यंजन होती हैं। क्या बोलोगे? जो ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। तो मैं यहां लिख देता हूं, जो ध्वनियां ना तो स्वर हैं ना ही, और ना ही, ना ये छोटा है ना, और ना ही व्यंजन। जो ध्वनियां ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन,
उन्हें क्या बोलते हैं? अयोगवा या नपुंसक ध्वनियां, नपुंसक वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? दो। पर्टिकुलर के नाम क्या हैं? अलग अलग ये लिखे हुए। बात समझ में आई क्या? बात समझ में आ गई? अब मैं आप लोगों को सर इनको यहां से थोड़ा सा हटा देता हूं, ये इतनी खिचड़ी जो फैला दी है ना, इसको मैं यहां से साफ कर देता हूं। अब अंग और आहा के बारे में थोड़ा सा ज्ञान आप लोग ले लीजिए। ये बताओ सर, इसके ऊपर क्या लगी हुई है? बिंदी। और बिंदी हमेशा कहां से बोली जाती है? नाक से। जैसे रंग, संग, भंग, ढंग, ये सब क्या है सर? इनमें नाक का प्रयोग हो रहा है। तो बिंदी हमेशा किससे बोली जाएगी? हमारी नाक से। तो इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अनुस्वार ध्वनि, अनुस्वार ध्वनि कहां से बोली जाएगी? नाक या नासिका से। नासिका यानी नाक ही होता है। और ये जो ध्वनि है, इसमें क्या छिपा हुआ है? ये हा। तो इसको बोलते हैं आहा। क्या बोलते हैं? आहा। ऐसा लगता है जैसे गले में गूंज महसूस हो रही हो। क्या हो रही हो? गले में गूंज महसूस हो रही हो। तो इस विसर्ग को यानी पूरे को अपन क्या बोलते हैं? ये हमारा कंठ से उच्चरित होता है। ये चीज भी आप वहीं पर लिख लेना। ठीक है भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये है इसके, अगर मैं उदाहरण लिखाऊं तो ये हो गए सर रंग, संग, भंग, अंग, जंग, तंग, ये सर। अब कई कह रहे होंगे सर आपने तो बोला था आ के साथ बिंदी, ये तो सिर्फ इसी में ही दिख रही है, इनमें तो दिख ही नहीं रही। अरे बच्चों, रा में क्या छिपा होगा? नॉर्मल अगर मैं इस बिंदी को उठाऊं तो रा में क्या छिपा होगा? मैंने क्या बोला था कि कोई अक्षर अगर नॉर्मल लिखा हुआ है तो इसमें क्या छिपा होगा? इसको तोड़ के देखेंगे तो छोटा आ, क्योंकि बड़ा डंडा नहीं लगा। बड़ा डंडा होता तो बड़ा आ। तो कायदे से ये अगर ऐसे है तो बिंदी किसके ऊपर है? ये ऐसे है तो बिंदी किसके ऊपर है? बिंदी हमेशा स्वर के साथ ही लगाना है। तो याद रखना इसमें क्या छिपा हुआ है? छोटा आ। ऐसे अगर मैं संग की बात करूं तो संग ये लिखा है जैसे, तो इसको मैं तोड़ूंगा तो सामने से क्या निकलेगा? छोटा आ नॉर्मल, अगर बिंदी ना होती। बिंदी है तो स्वर के ऊपर रख दो। तो कुल मिलाकर ये ऐसे हमारे टूटते। तो इनमें छोटा छिपा हुआ है, इसमें डायरेक्ट दिख रहा था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये कुछ स्थितियां बनती हैं। अगर मैं इसके उदाहरण दूं तो जैसे अतः, प्रायः, है ना, दुख, ये हमारे आ जाते हैं। तो देखें ता नॉर्मल लिखा हुआ है तो ता में क्या छिपा होगा? छोटा आ। और आ के साथ में क्या लगी है? बिंदी। ता नॉर्मल लिखा है ना, तो ता में से आ निकाल दिया तो विसर्ग। ऐसे ही यह, और या में से क्या निकलेगा? ये ऐसे लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है ना, तो ऐसे इसमें से क्या निकालेंगे अपन? आ और ये। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? वो जानने की जरूरत हमारी नहीं है, आप तो ये दो उदाहरण लिख लीजिए ऐसे ही यहां पर, ये उदाहरण कि इनको बोलते हैं अयोगवा ध्वनियां। बात समझ में आई कि नहीं आई? चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपन जिससे आगे थोड़ा सा और बढ़ जाएंगे। ठीक है भाई? देखें, अब सर थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ ज्ञान ले लेते हैं। ये तो सर हमें सब पढ़ाते हैं, ये हमें पता भी है। कुछ थोड़ा सा नया कुछ सीख लेते हैं। हालांकि ये भी पढ़ाते ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखें, अब है सर हमारा, देखें सही दिख रहा है ना? हाँ देखें, अनुनासिक। अनुनासिक क्या होता है सर? अनुनासिक, और इससे क्वेश्चन बना है, याद रखना। अनुनासिक बोलते हैं सर चंद्र बिंदु को। किसको बोलते हैं? चंद्र बिंदु को। तो अपन यहां लिख सकते हैं चंद्र बिंदु। क्या होता है सर? चंद्र बिंदु ही क्या होता है? अनुनासिक होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसकी एक डेफिनेशन बनती है, यह एक ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। क्या बनती है? ऐसी ध्वनि, ऐसी ध्वनि, दिख रहा है भाई?
हाँ, ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता हो, नाक और मुंह दोनों से होता हो, उसे ही क्या बोलते हैं? उसे ही अनुनासिक या चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? दूसरी बात सर, ये कैसे लगता है, कहाँ लगता है, उसके बारे में आपको मैं जानकारी। सर ये बात समझ में नहीं आई पहले, सर ये नाक और मुंह क्यों लिखा है सर, कि नाक और मुंह से उच्चारण होता है सर इसका? नाक और मुंह क्यों लिखा हुआ है? और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा हमारा नाक और मुंह से उच्चरित होता है। चार ऑप्शन थे, अनुस्वार, विसर्ग, सानुस्वार या अनुनासिक। तो ऐसे चार ऑप्शन थे, तो नाक और मुंह से ये असर क्यों, तो वो सुन लो। हमारे लिए सबसे जरूरी, हमें रटना नहीं है चीजों को, हमें ज्ञान लेना है कि सर चंद्र बिंदु नाक और मुंह से बोला जाता है, मतलब मुंह तो ये हो गया और नाक ये हो गई, दोनों के संयोग से बोला जाता है। देखो भाई मैं इसको समझाऊं, चंद्र बिंदु थोड़ा सा जूम कर दूं, ये रहा भाई चंद्र बिंदु हमारा। अगर मैं इस बिंदी की बात करूं, तो बिंदी सर हमारी कहां से बोली जाती है, अभी बताया था? अरे बताया था ना, रंग संग भंग ढंग, इसमें क्या होगा, नाक का प्रयोग होगा, तो ये हमारी नाक से बोली जाती है। अगर मैं इसको हटा दूं इसमें से, तो ये क्या बन गया अकेला, ये ओ का उच्चारण देगा, कैसा देगा, ओ। अकेले मुंह से ही बोला जाता है ओ, कैसा उच्चारण देगा, ओ। जैसे कॉलेज, ओ है ना, कॉलेज, नॉलेज, नॉलेज, टॉर्च। अपन कह सकते हैं सर ये ओ का उच्चारण देता है, तो बिंदी तो किसका उच्चारण देती थी, नाक का, नाक से बोली जाती थी। और ये हमारा किसका उच्चारण देगा, मुंह का। तो अपन इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये ऐसी ध्वनि है जिसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है। क्योंकि अकेला अगर मैं अर्धचंद्र की बात करूं, अर्धचंद्र, तो वो सर हमारा अकेला मुंह से ही बोला जाता है, नाक का प्रयोग इसमें कहीं हो रहा है सर, कॉलेज, नॉलेज, टॉर्च। कई कह रहे हैं सर इसमें होता, वो तो ना के चक्कर में हो रहा है ना, इसके चक्कर में हो रहा है क्या? तो याद रखना इस बात को कि बिंदी के चक्कर में नाक और इस चंद्र के चक्कर में मुंह का प्रयोग हमारा होता है, इसीलिए ये डेफिनेशन हमारी 100% सही है। बात समझ में आई? चलो अब देख लेते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, छोटा सा क्वेश्चन है, जो बताएगा वास्तव में वो ब्रिलियंट है, जो बताएगा उसको मैं ब्रिलियंट घोषित कर दूंगा आज ही। ठीक है भाई, तो देखें मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि सर ये चंद्र बिंदु जो है, ये जो चंद्र बिंदु है, ये हमारा कब लगता है और कब नहीं लगता है, ये कब लगता है और कब नहीं लगता है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस, जो बताएगा उसको टॉफी मिलेगी कि हमारा चंद्र बिंदु कब लगता है और कब नहीं लगता है। तो देखो सर मैं बता देता हूं, चंद्र बिंदु उस स्थिति में लगता है, जैसे मान लो ये रही एक लाइन जिसको अपन बोलते हैं सिरोरेखा। क्या होती है सर ये हमारी, ये लाइन को बोलते हैं सिरोरेखा, सिरोरेखा, सिर पर लगी हुई रेखा ये कह सकते हो, सिरोरेखा। और यहां पर अपन कुछ भी लिख देते हैं, जैसे राज भवन ऐसे लिख दिया, तो ये क्या होती है, ये सिरोरेखा। हर एक अक्षर के ऊपर, वर्ण के ऊपर सिरोरेखा होती है सर हमारी। जैसे मैं बात करूं ये लो का, तो का के ऊपर ये क्या लगी हुई है, ये हमारी सिरोरेखा है। और सिरोरेखा से ये जो नीचे है ये डंडा, ये जो डंडा है इसको जूम करके आप लोग समझोगे तो ठीक है, जूम कर देता हूं ले, ये ऊपर दी है वो क्या है हमारी सिरोरेखा। और ये जो डंडा दिया हुआ है हमारा, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं, खड़ी पाई, या पाई भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं खड़ी पाई। देखो बेसिक चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। सिरोरेखा जो होती है और खड़ी पाई जो होती है, वो किसी अक्षर को बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है।
इसके भी बहुत सारे नियम हैं जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हमारे लिए भी सबसे जरूरी है क्या, सिरोरेखा। क्या जरूरी है, सिरोरेखा कि जो ऊपर वाला जो डंडा है, सर याद रखना, इससे मैं सीधा कंसेप्ट बता रहा हूं कि चंद्र बिंदु कहां लगता है और कहां नहीं लगता है। अगर मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन बने कि इसके ऊपर लगी हुई है मात्रा, क्या लगी हुई है, मात्रा, तो सर अपन कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी भी चंद्र बिंदु का प्रयोग नहीं करेंगे जब इस सिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा निकल गई हो तो। कभी नहीं करेंगे, गलत माना जाएगा। तो क्या करेंगे, सिर्फ अकेला लिखा है तो बिंदी लगा दीजिए, काम चल जाएगा हमारा, ये सही है, ये नहीं लगाना है। दूसरी बात, जैसे ईंट लिखना है किसी को, ईंट, तो मान लो अगर मैं यहां चंद्र बिंदु लगा दूं तो बताओ भाई ये सही है क्या, सर गलत है। आपने अभी बताया है कि सिरोरेखा से ऊपर कुछ भी मात्रा निकली हो, वो चाहे किसी की भी हो, दुनिया की कोई सी मात्रा हो, उसके साथ चंद्र बिंदु लगाना ही नहीं है, तो ये हमारा गलत होगा। तो ईंट आप कैसे लिखोगे, ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को आनी चाहिए कि सिरोरेखा से ऊपर से अगर कोई मात्रा है तो चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, तो उसकी जगह क्या लगेगा, सिर्फ अकेली बिंदी या अनुस्वार लगा, बिंदी यानी अनुस्वार होता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज आप लोग समझ जाना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, सर ऐसा क्यों, ऐसा क्यों होता है कि सर अपन चंद्र बिंदु नहीं लगाते जब सिरोरेखा ऊपर निकली होती है तब, इतना मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताओ भाई जल्दी से बताओ, क्यों नहीं अपन लगाते हैं, ऐसा क्या रीजन है कि अपन ऊपर मात्रा लगी होती है तो चंद्र बिंदु नहीं लगाते। बताओ भाई जल्दी बताओ। देखो मैं बता देता हूं आप लोगों को क्या है इसका रीजन। हाँ देखें, क्योंकि सर अगर आप चंद्र बिंदु लगाओगे और मात्रा लगी हुई है तो सर ऐसा नहीं लग रहा जैसे चंद्र बिंदु दूसरे अक्षर पर लग गया होगा यहाँ वाले पर। जैसे यहां पर अगर चंद्र बिंदु लगा तो ऐसा लग रहा है ई और टा के बीच में लगा हुआ है। याद रखना, जब सिरोरेखा के ऊपर मात्रा लगी होती है तो उसके साथ चंद्र बिंदु इसीलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उस पर पर्याप्त जगह नहीं होती है। मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है, मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि सर चंद्र बिंदु कभी सिरोरेखा के ऊपर लगी हुई मात्रा के साथ क्यों नहीं लगाते, तो ये लिखना था सिर्फ उसमें कि उसके ऊपर पर्याप्त जगह नहीं होती है, और कोई लॉजिक नहीं है। पर्याप्त जगह नहीं होती तो व्याकरणाचार्यों ने बोल दिया कि सिर्फ बिंदी का ही प्रयोग करो। क्या करो भाई, बिंदी का ही प्रयोग करो। तो जिसके ऊपर क्या नहीं होती जगह, पर्याप्त जगह नहीं होती है। बात समझ में आई? चलो ठीक है सर, पर्याप्त जगह नहीं होती इसीलिए नहीं लगाते, ये आप सब लिखते जाना भाई। सॉरी, देखें अब बात आती है कि सर इसके उच्चारण में क्या फंक्शन है, तो याद रखना इसके उच्चारण में, ये बात अभी समझाऊंगा, इसके उच्चारण में लघुता, लघुता का मतलब होता है छोटापन, लघुता रहती है। इसके उच्चारण में छोटापन या लघुता रहती है, किसके में, कहने का मतलब यह है कि जब चंद्र बिंदु लगता है तो सिर्फ एक मात्रा के बराबर ही समय लेता है, मतलब बहुत कम समय लेता है सर, ये बोलने में बहुत कम समय लेता है, इसीलिए इसको एक मात्रिक की श्रेणी में माना जाता है। क्या होता है सर ये हमारा एक मात्रिक, यानी लघु होता है, छोटा होता है, मतलब छंदों में इसकी मात्रा एक लगाएंगे सर अपन। ये चीज आप लोगों को मैं आगे समझा दूंगा, लेकिन अभी इतना याद रखो कि ये जो चंद्र बिंदु है वो छोटा होता है सर, बड़ा नहीं होता। मतलब किसकी कैटेगरी का है ये चंद्र बिंदु, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री और चंद्र बिंदु, ये एक दूसरे के भाई बहन है सर। इन सब की मात्रा एक लगाते हैं छंदों में, इसीलिए बोलते हैं कि उच्चारण में क्या होती है, लघुता या छोटापन होता है। बात समझ में आई? तो ये इसके क्वेश्चन थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? अब बात आती है सर इसके बाद में,
इसका एक छोटा भाई है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। सिर्फ बिंदी अगर हटा दी जाए, क्या हटा दी जाए, सिर्फ अगर बिंदी हटा दी जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आगत वर्ण, आगत ध्वनि। आगत वर्ण बोल दीजिए या ध्वनि बोल दीजिए, एक ही बात है, आगत। और इसको अगर देसी भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं, अर्ध चंद्र। क्या बोलते हैं इसको, अर्धचंद्र। बिंदी गायब है इसीलिए बेचारा आधा हो गया। और ये कब लगता है, ये मैं आपको बता चुका हूं पहली या दूसरी वीडियो में। लेकिन सर थोड़ा सा सुन लो, चूंकि अपन ने इसका बड़े भाई को पढ़ा है। तो आगत ध्वनि या वर्ण, आगत ध्वनि या आगत वर्ण, इसको बोलते हैं क्यों, क्योंकि सर ये हमेशा इंग्लिश के वर्णों के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, जो इंग्लिश के वर्ण होते हैं। देखो कॉलेज इंग्लिश का ही वर्ण है, विदेशी भाषा का शब्द है, इंग्लिश का है कॉलेज। क्योंकि हिंदी में तो क्या होता है सर, महाविद्यालय। हिंदी में तो महाविद्यालय होता है ना। तो इंग्लिश का वर्ड है कॉलेज, तो कॉलेज के साथ में क्या लगा दिया, अर्धचंद्र। तो इंग्लिश के शब्दों के साथ में लगेगा। जैसे मैं आप लोगों के साथ बोलूं नॉलेज, तो क्या लगा दिया, अर्धचंद्र। तो नॉलेज का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ये हिंदी का है, लेकिन ये अपन उस ज्ञान को, नॉलेज को हिंदी में ही लिख रहे हैं, तो इंग्लिश के शब्दों के साथ हमेशा क्या लगेगा, ये लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि दूसरे भाषा सामान्यता अंग्रेजी, दूसरी भाषा सामान्यता अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं उनको हिंदी में जब लिखते हैं, वैसे तो ये होती है हिंदी, लेकिन उनको हिंदी में ही चिपकाने का प्रयास करते हैं, तो अपन अर्धचंद्र का प्रयोग करते हैं। अर्धचंद्र यानी आगत ध्वनि। आगत का मतलब क्या है, आगत का मतलब आया हुआ। आगत का मतलब क्या हुआ, आया हुआ। आया हुआ मतलब दूसरी भाषा से आया हुआ, दूसरी भाषा से आया हुआ। दूसरी भाषा यानी प्रायः अंग्रेजी, प्रायः, प्रायः अंग्रेजी, प्रायः अंग्रेजी से आए हुए जो वर्ण होते हैं उनके ऊपर हम ये लगाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पूछना भूल गया कि सर ये जो होता है वो नाक से बोला जाता है कि सर मुख से। देखो मुख से तो सभी बोलते हैं, नाक इन्वॉल्व रहती है बस, लेकिन इसमें नाक का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। सर इसमें नाक का प्रयोग नहीं होता, क्योंकि नाक के प्रयोग के लिए इसका बड़ा भाई बैठा है। कौन बैठा हुआ है, इसका बड़ा भाई बैठा हुआ। वो कहेगा बेटा मेरी जगह कैसे आ गया तू। तो नाक के लिए अनुनासिक या चंद्र बिंदु बैठा हुआ है, तो ये बिना नाक के लिए है। ठीक है भाई, तो इसके लिए वहीं पर ही कहीं लिख लेना, केवल मुख से, केवल मुख से उच्चरित होता है, केवल मुख से बोला जाता है। क्या लिख लेना, केवल मुख से बोला जाता है। याद रखना, मैं पूरी वर्णमाला सिस्टम से, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाऊंगा। ऐसे नहीं कि कभी भी कुछ भी पढ़ा दिया, बच्चे डाउट में ही रहेंगे, सीख ही नहीं पाएंगे कभी भी। मैं आपको पूरा सिस्टम से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पूरा सिस्टम से आपके नोट्स में लिखा हुआ है। अभी मैं आपको उच्चारण स्थान के आधार पर 6 उच्चारण स्थान होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, उष्ट, नासिक, फिर 2 निर्मित करेंगे, कंठोष्ठ, दंतोष्ठ। वो सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, बस आप ये आगे आगे ना बढ़े। पूरे क्वेश्चंस में आप लोगों को कराऊंगा, पूरी चीजें जितनी हैं सब कुछ आपको दे के जाऊंगा। और जब आप पूरी हिंदी पढ़ लोगे तो आप खुद कहोगे कि हाँ सर ने हमें जो पढ़ाया था वो बेस्ट था, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। मैं आपको ये वादा करता हूँ भाई। चलो अब हेडिंग डालेंगे सानुस्वार। कि सानुस्वार क्या होता है, बताओ भाई जल्दी से। सानुस्वार क्या होता है, जल्दी बताओगे, जल्दी से। सानुस्वार क्या होता है। कुछ बच्चे मेरे से पढ़े हुए इसमें जुड़े हुए हैं, और आप उनसे, सर जो मेरे पास पढ़ा हुआ, उनसे आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे धड़ल्ले से जवाब देंगे सर। याद रखना, उन्होंने हिंदी पढ़ी नहीं है,
उन्होंने हिंदी को सीखा है, जिया है। मैं पहले ही बोलता हूं, मेरी हिंदी आप जियोगे, सीखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, जियोगे, उसमें जियोगे और सीखोगे, सीख पूरी जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं सानुस्वार क्या, उसका जवाब दो, मुझे आंसर चाहिए भाई, जल्दी से जवाब दो आप लोग। चलो, गुड मॉर्निंग, हाय हेलो बस करते रहो। देखें, सबके कमेंट में बाद में देख लेता हूं भाई, है ना। और मैं कोशिश यही करता हूं कि आपको कोई डाउट ना हो, सबके कमेंट के आंसर में आप लोगों को दूसरे दिन की वीडियो में 100% आप लोगों को दिया करूंगा, कोशिश करता हूँ कि यहीं की यहीं दिया करूं। लेकिन मेरे सामने दो कमेंट खुले रहते हैं, एक वो जो मोबाइल ऐप पर चल रही वीडियो, और एक ये ऐप पर बच्चे काफी काफी ज्यादा जुड़े हुए हैं, है ना। ऐप पर बहुत ज्यादा तादाद में बच्चे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर तो पता नहीं कहाँ सोते रहते हैं। तो देखा भाई, सान और स्वार का मतलब क्या होता है। सर ये एक पता है क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्थिति है, ये आपको आनी चाहिए, पेपर वाला पूछ लेगा तो बगल वाले में कौन ही मत मारना, है ना। मैं बता देता हूं इसका मतलब क्या है। सानुस्वार का मतलब होता है किसी स्वर के ऊपर अनुस्वार लगा होना एक सानुस्वार स्थिति है, एक सानुस्वार स्थिति है। मतलब ये सब डेफिनेशनों से बड़ा डर लगता है ना, बिल्कुल गधों वाली डेफिनेशन लिखी है। कुछ नहीं बोला, ये बोला गया है कि स्वर के ऊपर, मान लो कोई भी स्वर हो, और स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं 11, कौन कौन से, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, और औ। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ, औ। ये क्या है हमारे, ये 11 स्वर हैं। इन 11 स्वरों के ऊपर अगर बिंदी लगी हुई है, 11 स्वरों के ऊपर अगर बिंदी लगी हुई है, यानी किसी भी स्वर के ऊपर अगर बिंदी लगी हुई है, तो उस स्थिति को ही सानुस्वार कहते हैं। देखो मैंने स्थिति शब्द लिखाया है, इसके उदाहरण से समझ में आएगा। देखना भाई, निम्नलिखित में से बताइए कौन सी सानुस्वार की स्थिति है। देखा भाई, ऑप्शन ए, बी, सी, डी। सबसे पहला ये ऑप्शन, देखें पहले मैं अक्षर से ले लेता हूं। बताओ सर, ये सानुस्वार है, ये सानुस्वार है, ये सानुस्वार है, या ये सानुस्वार है। बताओ भाई, डायरेक्ट देखो भाई आप लोग की किसमें स्वर के ऊपर बिंदी लगी हुई है। सर का के ऊपर बिंदी, वैसे तो छोटे आ के ऊपर, इसको तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, छोटा आ, छोटे आ के ऊपर बिंदी। सर वो नहीं बताना है, ज्ञान नहीं झाड़ना है, सिर्फ क्या बताना है, इसको देखकर आप लोगों को डायरेक्ट किसी स्वर, इनमें से कुछ दिख रहा है क्या यहां पर, नहीं है सर, तो ये सानुस्वार। सर ये रा व्यंजन होता है, नहीं, ये सा व्यंजन होता है। ऊ क्या होता है सर, ऊ व्यंजन है, तो इसके ऊपर, तो इस स्थिति को क्या बोलेंगे, सानुस्वार बोलेंगे। जैसे अगर मैं बोल दूं एंकर, बताओ क्या इसमें सानुस्वार है, हाँ सर है, क्योंकि ये जो स्वर है इसके साथ में क्या लगी हुई है, बिंदी, यानी अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार का मतलब क्या होता है, अनुस्वार का मतलब बिंदी, तो ए के ऊपर बिंदी लगी है, तो हाँ सर ये सानुस्वार वाली स्थिति है। मैं और एक दो क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को, यहीं पर आप समझ जाओगे। बस मैं इन विकल्प को, विकल्प जो है इनको मैं बदल देता हूं थोड़ा सा। देखें, ए, बी, सी, डी। बताओ भाई, इसमें देखें, मुझे बताना इसमें से कौन सा सानुस्वार है, कौन सा सानुस्वार है, संग, भंग, तंग, या इंक। बताओ भाई कौन सा है, कौन सा है, हाँ सर बहुत अच्छे, कौन सा है, डी। कौन सा है भाई, डी, क्योंकि इसमें डायरेक्ट स्वर, डायरेक्ट स्वर के ऊपर लगा होना चाहिए, किसके ऊपर, डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से स्वर के ऊपर होना चाहिए, डायरेक्ट स्वर के ऊपर, है ना, वोवेल्स के
ऊपर होना चाहिए, डायरेक्ट वोवेल के ऊपर, है ना, ये चीज डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष स्वर के ऊपर लगी होनी चाहिए, प्रत्यक्ष आपको स्वर के ऊपर। हालांकि अगर इस संघ का मैं पोस्टमार्टम करूं तो सा में क्या निकलेगा, छोटा आ, और आ के ऊपर बिंदी। लेकिन सर ये नहीं करना है आपको, तो ये देखना है किसी शब्द के ऊपर डायरेक्ट किस पर दिख रही है। ये किसी एक एग्जाम में पूछा गया था, तो बच्चे बाद में कह रहे थे सर ये क्या हो गया, हम पे तो गलत हो गया क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों ने इसको पढ़ा हुआ था और सही करके आए भी थे। ठीक है भाई, चलो तो ये हो गया हमारा सानुस्वार। अब आते हैं सर अपन दूसरे हेडिंग, निरनुनासिक। निरनुनासिक, निरनुनासिक। निरनुनासिक का मतलब होता है, निर का मतलब होता है नहीं, और नासिक का मतलब नाक। निरनुनासिक का मतलब क्या है, मैंने तोड़ के बता दिया अर्थ। निर का मतलब है नहीं, और नासिक का मतलब है, नासिक मतलब वो नहीं महाराष्ट्र में बुद्धू कहीं के, नासिक का मतलब है नाक। यानी इसकी डेफिनेशन पता है क्या है, वे ध्वनियां या वे पद या शब्द, एक ही बात है, पद शब्द यानी एक ही बात है, वे ध्वनियां या पद शब्द जिनमें, जिनमें नाक का प्रयोग, नाक का प्रयोग, ध्यान से देखें, नाक का प्रयोग नहीं हो, वे ध्वनियां या पद शब्द जिनमें नाक का प्रयोग ना हो, उसे हम निरनुनासिक ध्वनियां कहते हैं। मतलब सर ये तो आपने सीधा सीधा ये बता दिया कि इसमें क्या नहीं होना चाहिए, हमारी नाक का प्रयोग नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब इनको मैं अगर दूसरा नाम बोलूं तो मौखिक स्वर बोल सकता हूं का, मौखिक ध्वनियां, मौखिक ध्वनियां बोल सकता हूं कि नहीं। मौखिक यानी सिर्फ मुंह से नाक का प्रयोग हो गया तो निरनुनासिक नहीं बनेगा, नासिक रह जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ नाक का ही प्रयोग हो, नाक का प्रयोग नहीं हो। देखो नहीं लगा, निर का मतलब होता है क्या है, निर एक उपसर्ग है ना। तो निर एक उपसर्ग है, तो निर यानी नहीं, नासिक मतलब नाक, यानी वे शब्द मैं बताना चाह रहा हूं आपको जिसमें नाक का प्रयोग नहीं हुआ हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, नाक का प्रयोग। अब मैं आपसे ऑप्शन पूछ रहा हूं, आप बताओगे कि किसमें नाक का प्रयोग नहीं हुआ है ना। देखो भाई मैं आपके सामने बोल दूं, जन्म, म्यान, सत्य, संग। बताओ सर इनमें से किसमें नाक का प्रयोग नहीं हुआ, और जिसमें नहीं हुआ होगा वही हमारा मौखिक या निरनुनासिक होगा। बताओ भाई इन चार में से, ए बी सी डी ऑप्शन दिए हुए हैं कि किसमें हमारे नाक का प्रयोग नहीं हुआ है, और जिसमें नाक का प्रयोग नहीं हुआ होगा वही क्या होगा, हमारा निरनुनासिक। उल्टा है जस्ट, जिसमें नाक का प्रयोग नहीं हुआ होगा वही क्या होगा, निरनुनासिक या मौखिक। क्योंकि मौखिक स्वरी क्या होता है हमारा, निरनुनासिक या मौखिक ध्वनि। तो देखें भाई इसमें तो सर नाक का प्रयोग हुआ है, क्योंकि ना है, माँ भी है, ना भी है और माँ भी है, ना और माँ नाक से बोले जाते हैं। इसमें भी सर माँ है और ना है, इसमें ना और माँ थे। इस वाले में बिंदी है सर, अभी बताया था बिंदी का प्रयोग तो नाक से ही होता है। तो सर कौन सा नहीं है, सी। सी हमारा क्या है, निरनुनासिक या मौखिक ध्वनि, या मौखिक ध्वनि। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सर कई कह रहे होंगे सर हमें सर ऐसे समझ में नहीं आया, हम नाक का प्रयोग नहीं कर पाएंगे।
हमें सीधी सीधी ट्रिक बता दो कि क्या नहीं होने चाहिए तो निरनुनासिक बन जाए, मतलब क्या नहीं लगा होना चाहिए कि निरनुनासिक बन जाए। तो देखो मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये न, ये म, ये अंगहा, क्या होता है सर? अंगहा। ये सर या, ये सर ना, है ना? ये जो हैं, और एक बिंदी और एक चंद्र बिंदु, ये सब नाक के भाई बहन हैं। ये नहीं होने चाहिए सर। क्या नहीं होना चाहिए? ये किसी शब्द में नहीं होने चाहिए। ये किसी शब्द में नहीं होने चाहिए। ये किसी शब्द में नहीं होना चाहिए। ये किसी शब्द में नहीं होना चाहिए। वही, वही कौन होंगे? वही निरनुनासिक होंगे। देख लो ने ये चार ऑप्शन में, देखो इसमें ना, माँ दो तेसर, तो ये नहीं होगा, है ना? ये नहीं होगा निरनुनासिक, तो काट देंगे, ये नहीं होगा। माँ और ना है, ये भी नहीं होगा, दोनों आ रहे हैं सर इसमें। इसमें बिंदी आ रही तो ये भी नहीं, तो ये इसमें देखो कुछ भी नहीं है, ना सा है ना इसमें ये है ना ये है, यानी मतलब ये जो सात वर्ण लिखे हुए हैं इनमें से एक भी नहीं होना चाहिए, तो वो मुखर, मौखिक या निरनुनासिक ध्वनियां बनेंगी। बात समझ में आई कि नहीं? उदाहरण में आप लोगों को लिखा देता हूं इसके, ये आप लोग लिख लेना, ये चाहो तो एक ऐसा एग्जाम्पल भी बना लेना। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ कुछ उदाहरण इसके कि निरनुनासिक या मौखिक स्वर कौन कौन से हैं। जैसे ये बताओ, आप है क्या? आप बताओ, आप है सर निरनुनासिक? ये आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे तो हैं सर, क्योंकि ये आ जाते तो, ये आ जाते तो नाक वाला बन जाता, तो वो नासिक अकेला बनता। नासिक के ध्वनियां होती हैं सर, वो कौन सी होती हैं? जिसमें ये आते हैं, जिसमें ये आते हैं वो नासिक की ध्वनियां होती हैं। ये कौन सी होती हैं? नासिक्य। नासिक का मतलब होता है नाक का प्रयोग हो गया, वो नासिक की ध्वनियां होती हैं जिसमें इनका प्रयोग हो जाता है। बताओ, आप में नाक का प्रयोग हुआ है? नहीं है, तो कौन सी होगी? निरनुनासिक। बताओ सर, इधर? नहीं सर, इसमें भी नाक वाली ध्वनि का प्रयोग नहीं हुआ। आपका, उधर, घर, बताओ ये सभी कैसे शब्द हैं? और भी करोड़ों शब्द हो सकते हैं, ये सभी हमारे क्या हैं? ये ही निरनुनासिक या मौखिक स्वर हैं जिसमें नाक का प्रयोग नहीं हुआ है। और अगर हो जाता तो, और इनका प्रयोग होता तो नासिक के बन जाता। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बहुत बढ़िया। चलो हटा दूं सर इसको। वर्णमाला बड़े इत्मीनान से पढ़ना, और फिर किसी से कंपैरिजन। देखो भाई बच्चों, याद रखना, जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे चीजें समझ में कैसे आएंगी? किसी से कंपैरिजन करो कि हाँ सर हमें बेटर मिल रहा है या नहीं। मैं तो पहले ही कहता हूँ, ऑफलाइन क्लासेस में भी कहता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में भी कहता हूँ। और ये तो सिर्फ ट्रेलर, ट्रेलर भी नहीं, टीजर है। ट्रेलर नहीं है क्या, ये टीजर है सर। पिक्चर तो अभी रिलीज होगी, 3.5 महीने की पिक्चर है, जिसमें आप लोग कहाँ तक पहुंच जाओगे। बहुत सारी नई नई चीजें आप लोग जानोगे, और कुछ अनायास भी नहीं पढ़ेंगे जो आपसे मतलब ही ना हो, वो कभी नहीं पढ़ते अपन। अपन पढ़ेंगे सिर्फ एग्जाम ओरिएंट, है ना, जो एग्जाम में आता होगा वही। चलो इसको हटा दूं सर मैं। चलो अब एक छोटी सी हेडिंग डालेंगे। नासिक्य ध्वनियां। हालांकि मैंने अभी आपको बता दिया नासिक्य ध्वनियां जिनमें नाक का प्रयोग हो, यानी ये कह सकते हैं जिनमें, जिनमें क्या क्या आ जाए? ना आ जाए, माँ आ जाए। बोल के देख लो, ऐसा लगता है जैसे नाक, नाक से ही बोले जा रहे हो। न, म, अंग, हाँ, इसको क्या बोलते हैं? अंग, हाँ, अंग, हाँ। ये होता है सर हमारा य। क्या होता है? अड़ा खाली नहीं होता सर, भर गए सर अब तो। इसको बोलते हैं यहाँ की तरह, है ना?
और ये होता है सर अणा। अणा खाली हमारा जो था भर गए सब, तो इसको बोलते हैं अंगहा। कैसे बोलते हैं इसको? अंगहा। इसको बोलते हैं या, इसको बोलते हैं अणा। जैसा है वैसा का वैसा अणा। अंगहा या अणा म न। और इसके साथ में आएगा हमारा चंद्र बिंदु। चंद्र बिंदु क्यों आ जाता है? क्योंकि इसमें बिंदु लगा हुआ है। और अकेली बिंदी। तो जिनमें ये आ जाएं वे सभी पद या ध्वनियां, वे सभी पद या ध्वनियां नासिक्य कहलाएंगे। नासिक्य कहलाएंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसके उदाहरण अपन लोग लिख सकते हैं। जैसे संयम, बताओ संयम में है? हाँ सर, बिंदी भी है, मां भी है, ये नासिक्य होगा। जैसे उदाहरण लिख दिया मैंने, जैसे षड्यंत्र, ये डा के नीचे ये दो लगा, ये वो नहीं है, याद रखना, ये तो बिंदी, ये नहीं है, तो इसके बिंदी के चक्कर में हुआ है ये। ठीक है, तीनों में अंतर होता है, ये मैं आपको भी पढ़ाऊंगा। ये और ये तीनों भाई अलग अलग हैं। तीनों भाई अलग अलग हैं, इनके बारे में आगे जानकारी दूंगा। पहले पूरी क्लास तो लो, ये नहीं कि सर इन्होंने तो ये छुड़वा दिया हम तो बर्बाद हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। शुरुआत है, कहीं ना कहीं चीजें अगर यहाँ छूट रही होंगी तो मैं आगे उनको पकड़ ही लूंगा, है ना। तो ये भी नासिक्य है। मैं बोलूं सर आप लोगों के सामने, जैसे मैं बोल दूं जैसे पंचम, अगर ऐसे कोई पंचम लिखना चाहता है यहां लगा के, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा? क्या लगा हुआ है ये, तो ये बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनमें से कुछ एक आ जाए तो हमारा, जैसे परिणाम, ये भी, तो सभी हमारी नासिक ध्वनियां कहलाएंगी। ठीक है भाई। अब सर एक छोटा सा क्वेश्चन है, जो बताएगा वो मुस्कुराएगा, जो नहीं बताएगा वो भी मुस्कुराएगा। आज के जमाने में रोता कौन है ना भाई। चलो, अब कई बच्चे आज मेरे से मैसेज करके पूछ रहे थे सर क्लासेस तो खुलने वाली हैं, एनरोल करें कि नहीं। मैंने बोला बेटा क्लासेस खुलें ना खुलें, ये पूरा बैच अपना 6 महीने तक चलेगा। इसका ऑफलाइन से कोई लेना देना नहीं है, ये अपनी जगह पर है और ऑफलाइन अपनी जगह पर है। ठीक है भाई, तो एनरोल करा लोगे। मैं तो 6 महीने मतलब 3.5 महीने पढ़ाऊंगा, और 3.5 महीने तक इसका वीडियो आपके ऐप पर डला रहेगा। ठीक है भाई, ऐप पर। यूट्यूब पे तो सिर्फ 1 या 2 टॉपिक या 3 टॉपिक है ना, ऐसा हो सकता है, लेकिन फीस बढ़ जाएगी, बस ये आप लोगों के लिए घाटा है कि बढ़ सकती है। उसको आप जाने ना दें, जल्दी से एनरोल करें भाई। 499 में जा क्या रहा है आप लोगों का। मैंने फीस इसीलिए कम रखी है कि जिससे सभी बच्चे परचेज कर सकें। इसीलिए काफी हद तक एक ह्यूज रिस्पांस मुझे मिला है, बच्चों ने काफी हद तक, ग्वालियर से ज्यादा बच्चों ने, बिहार वाले बच्चों ने इसको परचेज किया है। बात समझ पा रहे हो ना। बिहार में, बिहार शायद दरोगा का पेपर है, और एमपी में सर जेल पुलिस का पेपर है। एमपी एसआई का पेपर 100% आने वाला है। विभाग की जानकारी निकालें तो आपको पता चले। तो हमने जानकारी ली है, तो पेपर आने वाला है। ठीक है भाई, बहुत सारी परीक्षाएं आ रही हैं, इसमें हिंदी आना ही है। और इसमें एक सेकंड है ना बेटा, थोड़ा सा कभी कभार ये है ना, ये नाराज हो जाता है हमसे। चलो, अब आ जाते हैं सर अपन, मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं। स्वर की कौन सी मात्रा ऐसी है जो जो लगती पहले है और बोली बाद में जाती है? बोली बाद में जाती है। तो देखो सर, इसका आंसर का जवाब दो कि स्वर की कौन सी मात्रा ऐसी है जो लगती पहले है, बोली तो बाद में जाती है। याद रखना, स्वर हमेशा व्यंजनों के बाद ही बोले जाते हैं।
जैसे मान लो अगर मैं लिख दूं का, तो इसमें आपने पहले का बोला, तब क तो आ निकला, तो इसके बाद में हमेशा स्वर रहता है। अगर मैं बोलूं सर का, तो क्या मैं का में क्या छिपा होगा, बड़ा आ। देखो ये भी व्यंजन के बाद है, हमेशा स्वर बाद में ही रहेगा, हमेशा, कहीं पर भी नहीं बदलेगा। जैसे मान लो मैं लिख दूं की, तो इसमें भी क्या निकलेगी, छोटी ई। तो यही आंसर है सर इसका, ये वाला। और देख लो सब में बाद में ही लगा, देखो डंडा कहाँ लगा है, बाद में, स्वर भी बाद में निकला। कहाँ अंदर छिपा हुआ है, बाद में निकला। की इधर लिखी हुई है, तो का में से क्या निकलेगी, बड़ी ई बाद में। कु, का में से क्या निकलेगा, छोटा ऊ बाद में। सब में बाद में रहेगा, बस छोटी ई में ही मात्रा आपको कैसी दिखती है, पहले, लेकिन निकलेगी तो हमेशा बाद में। ये वाला नियम थोड़ी ना बदलता कभी। याद रखना, स्वर हमेशा व्यंजन के बाद ही निकलेंगे, स्वर हमेशा व्यंजन के बाद ही निकलेंगे। लेकिन एक ऐसा है जो आपको निकलेगा तो वो भी बाद में, लेकिन दिखता कैसा है, जैसे पहले लगा हुआ है। तो ये इसका आंसर है, कौन सा आंसर, क्या है, छोटी ई। छोटी ई हमेशा किसी अक्षर के पहले लगी होती है, किसी व्यंजन के साथ पहले लगी होती है, लेकिन होती तो वो बाद में ही है ना, उच्चारण तो व्यंजन के बाद में ही होता है। तो इस चीज को और देख लो आप, और भी मैं आगे बढ़ा दूं, कु के हो जाए के, तो का में भी क्या निकलेगी, छोटी ए। कई हो जाए तो का में भी क्या निकलेगी, बड़ी ए। को हो जाए तो का में क्या निकलेगी, ओ। कऊ हो जाए तो का में क्या निकलेगा, औ, है ना। अगर कोई बोले सर का में हम तो ये लगाना चाहते हैं ऐसे री, तो कैसे निकलेगी, का में री, हमेशा बाद में निकलेगी। कोई बोले कंग, तो का में क्या निकलेगा, अंग निकलेगा। कोई बोले सर कहा, दिख रहा है नीचे, हाँ कहा, तो का में क्या निकलेगा, आहा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, हमेशा स्वर तो बाद में ही निकलता है। देखो ये निकल रहा है स्वर बाद में, ये निकल रहे हैं सर स्वर हमारे बाद में। सब में या तो आगे हो या तो पीछे होगा, उधर होगा स्वर, या नीचे होगा या उसके साथ होगा, लेकिन छोटी में ही बस पहले है, और कहीं नहीं है। तो यही इसका आंसर लगाना था। तो कि एक बार पूछा गया था, बच्चे टेंशन में आ गए, सर ये तो बड़े खतरनाक आ गया। ठीक है, चलो वीडियो को बैक करके और स्क्रीनशॉट ले लिया करो भाई, है ना, हाल किया। बिल्कुल उसमें मत बैठे रहा करो कि मैं स्क्रीनशॉट, हालांकि मैं समय देता हूँ आप लोगों को। चलो अब आ जाते हैं सर अपन थोड़ा सा एक पॉइंट को और जान लेते हैं, एक पॉइंट को। अच्छा ये क्वेश्चन पूछा गया था, चलो अभी ध्यान आ गया, उस समय नहीं लिख पाए, कि इन दोनों का नामकरण किस कवि ने किया है। किस कवि ने इन दोनों का नामकरण किया है, जल्दी से आंसर बताओगे, जल्दी से, फटाक से। देखो नामकरण तो वैसे किसी एक के द्वारा नहीं किया जाता, है ना, हिंदी संस्थाओं के द्वारा ही इसको सब कुछ मान्यता दी गई, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार कि इनके लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया, इसका नामकरण किन्होंने किया था, अंग और आ का। अंग को क्या बोलते हैं, अंक बोलते हैं अनुस्वार, और इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग, बताया था ना अभी। और दोनों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, कंप्लीट को, दोनों के ग्रुप को क्या बोलते हैं, दोनों के ग्रुप को बोलते हैं अयोगवा या नपुंसक वर्ण। बताया था कि नहीं। अब मैं ये पूछ रहा हूं कि इनके नामकरण किसने किए, अनुस्वार, विसर्ग, अयोगवा, नपुंसक, किसने बोला। मैं क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रहा हूं आप लोगों से, बताओ भाई जल्दी कि किसने इनके नामकरण किए। नहीं बता पाओगे, देखा भाई इनके, हाँ कुछ बच्चों ने बताया, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी ने इनका नामकरण किया है। बात समझ में आई कि नहीं आई, चलो इस चीज को नोट कर लेना जल्दी से। चलो अब मैं आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। क्वेश्चन नहीं है सर, ये क्वेश्चन भी है और अपने आप में एक एक पॉइंट भी आप लोगों के लिए बन रहे हैं, ठीक है ना भाई, एक एक पॉइंट भी बन रहे हैं और आपके लिए क्वेश्चन भी बन रहा है। चलो हेडिंग डालेंगे, द्वा दशाक्षर। क्या होता है सर द्वा दशाक्षर, बताओ जल्दी से, द्वादशाक्षर क्या होते हैं।
द्वादशाक्षर क्या होते हैं? जल्दी से जल्दी, जल्दी से उत्तर बताएंगे भाई, जल्दी से फटाक से फुर करके आंसर बताएंगे कि द्वादशाक्षर क्या होते हैं। जल्दी बताएं भाई। ऐप वाले बच्चे बताएं, गुड मॉर्निंग हाय हेलो में ही मत बैठे रहा करो बस, है ना। चलो, देखो द्वादशाक्षर को पहले तो तोड़ो। द्वा यानी दो, प्लस 10 यानी 12। तो 12 का मतलब क्या होता है? 12 का मतलब क्या होता है? 12 खड़ी, 12 लेटी नहीं, 12 खड़ी को ही अपन क्या बोलते हैं? 12 खड़ी को ही द्वादशाक्षर अपन बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? 12 खड़ी को ही क्या बोलते हैं? द्वादशाक्षर बोलते हैं। लेकिन ये तो बच्चों वाली चीज है सर, हमें आती है। आप क्यों बता रहे हो सर आती है? तभी तो बता रहा हूं, क्योंकि शायद एक आध चीज आप लोगों ने प्रयोग की, एक आध चीज आप भूल रहे हो, इसीलिए बताना जरूरी रहता है। देखो भाई, इसके लिए एक क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था मेंस में पूछा है। चूंकि ये बैच सर मैं एमपीपीएससी मेंस से भी रिलेट करके पढ़ाता हूँ थोड़ा सा, कि वहां पर भी चीजों को आप फोड़ दो। ऐसा नहीं हो कि मेंस में चीजें आई तो आप लोग थोड़ा सा, नहीं सर बिल्कुल ज्ञान ही नहीं। हालांकि एमपीपीएससी मेंस का बैच मेरा अलग रहता है, हमेशा ऑफलाइन में, है ना। कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन में भी एमपीपीएससी मेंस का मैं कंप्लीट बैच बनाऊंगा, जल्दी बनाऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी इसको देख लेते हैं। तो थोड़ा मेंस से रिलेटेड भी अपन जाते हैं, और ये जानकारी होना जरूरी है। और एमपीएसआई पूछ लेगा सर इनको, और बिहार एसआई, यूपीएसआई, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, और पूछा गया है इसीलिए। द्वादशाक्षर या 12 खड़ी के लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा गया था कि इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो देखो भाई, इसकी क्या परिभाषा है। देखना, डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है। किसी व्यंजन के साथ, किसी व्यंजन के साथ 12 स्वरों का प्रयोग ही, प्रयोग ही 12 खड़ी है या द्वादशाक्षर है। सर स्वर तो 11 थे, ये 12 कैसे हो गए? अब इसमें पता है इन्होंने क्या किया, अंग और आह को भी काउंट कर लिया है, अंग और आह को भी काउंट कर लिया है। इसीलिए पूरे 13 के ऊपर बात चल रही है। आप तो ये सोचो कि 12 कौन कौन से हैं। जैसे मैं कोई भी एक व्यंजन बता दो, किसी व्यंजन के साथ कोई भी एक व्यंजन बता दो। जैसे मैंने लिख दिया का, इसके साथ मैं क्या जोड़ दूं? एक स्वर छोटा, तो क्या बनेगा? का। अगर मैं का के साथ जोड़ दूं बड़ा आ, तो क्या बनेगा? अगर मैं इस का के साथ जोड़ दूं छोटी ई, तो क्या बनेगी? अगर मैं इस का के साथ जोड़ दूं बड़ी ई, तो क्या बनेगी? हालांकि कई बच्चे इसको जानते हैं, लेकिन देखो मैंने तो, आप कसम खाई है कि मैं आप लोगों को पूरा पढ़ाऊंगा और ये प्रूव करके बताऊंगा कि ऑफलाइन से भी बेस्ट मैं यहाँ पर मटेरियल आपको दूं। यहाँ पर क्या होगा, बड़ा हुआ है तो मात्रा उधर की साइड है ना। का के साथ में अगर मैं बात करूं ए की, तो क्या करेंगे? के। का के साथ में बात करें अगर अपन बड़ी ए की, तो क्या बनेगा? कई। का के साथ में, का के साथ में बात करूं ओ की, तो क्या बनेगा? को। और का के साथ में बात की जाए औ की, तो क्या बनेगा? कऊ। का के साथ में बात की जाए अंक की, तो क्या बनेगा? कंग। और का के साथ में बात की जाए अहा की, तो क्या बनेगा? कहा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। लेकिन इसमें री का प्रयोग कहीं दिख रहा है आप लोगों को कि सर री का प्रयोग नहीं किया बस इसमें? तो यही पूछा था कि 12 खड़ी में अपन किस स्वर का प्रयोग नहीं करते। देखो स्वरों में री पढ़ाया था कि नहीं, मूल स्वरों में, मूल स्वरों में पढ़ाया था ना री। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री स्वर ही होता है ना। 11 स्वरों में, मूल मानक स्वरों में 11 में री है, लेकिन 12 खड़ी में री नहीं है। तो मतलब अगर मैं जोड़ना चाहता तो कैसे बन जाता? वो सर ऐसे बन जाता। देखो भाई, अगर मैं जोड़ना चाहता कोई भी का नहीं, आप चा ले लीजिए, टा ले लीजिए, पा ले लिए, दा ले, जो लेना, मैंने का ले लिया। अगर इसमें मैं री को जोड़ता तो पता क्या बनता? का तो ऐसे लिखा और ये ऐसे घूम जाती है, ये घूमती है सर ऐसे। रा होता ना अगर ऐसे, ये मैं बोलूं का में अगर मैं रा जोड़ रहा हूं आधा, तो ये अगर मैं जोड़ रहा हूं तो वो बनेगा सर ऐसे। ये मैं नियम आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को, अभी हमारे लिए ये जरूरी नहीं है। हमारे लिए जरूरी है ये कि री हमेशा कैसे लगती है? ऐसे घुमा के।
तो ये वाली कंडीशन इसमें नहीं होती, क्योंकि 12 तो ये हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 तो यही हो गए, तो 13 खड़ी होती है कि 12 खड़ी? सर 12 खड़ी होती है, तो इसीलिए ये 13 खड़ी नहीं होती, तो मैंने री को नहीं लिया। तो बता देना कि 12 खड़ी में अपन किस स्वर का प्रयोग नहीं करते हैं, तो री स्वर का प्रयोग अपन किसी व्यंजन के साथ में नहीं करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही था बस मामला। चलो अब आ जाते हैं सर अपन आखिरी हेडिंग पढ़ते हैं, किसकी? स्वर की। स्वर की आखिरी हेडिंग, और उसके बाद में कल मैं आप लोगों को व्यंजन शुरू कराऊंगा। क्या कराऊंगा? व्यंजन शुरू कराऊंगा। ध्यान से सुनना भाई। स्वरों का उच्चारण स्थान, हेडिंग क्या डालोगे? स्वरों का उच्चारण स्थान। स्वरों का उच्चारण स्थान। सर उच्चारण स्थान का मतलब होता है हमारे मुंह के अंदर कितने उच्चारण स्थान हैं, हमारे मुंह के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सर बता दो इसको, इसका आप आंसर दे दीजिए भाई जल्दी से। ऐप वाले बच्चे जल्दी से इसका आंसर दें। फेसबुक, व्हाट्सएप, हमारे यूट्यूब चैनल वाले भी इसका आंसर दें कि हमारे मुंह के अंदर उच्चारण स्थान, मूल उच्चारण स्थान कितने हैं। देखो वैसे तो सर बहुत होते हैं, 8 9 10 बहुत होते हैं, लेकिन मानक उच्चारण स्थान की संख्या सिर्फ कितनी है? कितनी है बताओ भाई जल्दी, मेरे से आंसर जानना चाहते हो आप लोग? बताओ भाई कितने उच्चारण स्थान हैं हमारे मुंह के अंदर? हमारे मुंह में मतलब हमारे मुंह में क्या क्या चीजें हैं? कई कह रहे होंगे सर वो ऐसा राजश्री पान मसाला, अरे बुद्धू कहीं का, उसको थूक के बता कि क्या क्या है। तो देखो मैं आपको बता देता हूं, हमारे मुंह के अंदर 6 उच्चारण स्थान हैं। कितने हैं? सीधे 6 पर कैसे आ गए? 4 5 6, है ना? 6 हमारे मुंह के अंदर 6 उच्चारण स्थान हैं। इनमें सबसे पहला होता है हमारे अंदर मुंह में, क्या है? कंठ। डायग्राम बना दूंगा अभी। दूसरा कौन सा है? तालु, जिसको तरुआ बोलते हो आप लोग, तालु। इसको बोलते हैं मूर्धा। ये होती है सर दंत, अभी बताऊंगा क्या क्या होता है। दंत, ओष्ठ्य और नासिका यानी नाक। नासिका यानी नाक। ठीक है भाई। और बताना किसको है कि कौन कौन सा किससे बोला जाता है। हमारे पास वर्ण है ये आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। सर अंग आहा को भी बता दो, बेचारे वे कहाँ जाएंगे, है ना? क्योंकि व्यंजनों में इनकी सुनवाई करने वाला कोई है नहीं। व्यंजनों में तो व्यंजन ही पहले से 39 है, उनके बारे में पढ़ेंगे तो फिर इनको बेचारों को कहाँ इनके उच्चारण स्थान बताओगे? हाँ माना कि 11 मानक हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा ना। तो इनके बारे में भी बता देना भाई कृपया करके, है ना? वो मैं आपको याद करवा दूंगा। देखो भाई कंठ, बहुत अच्छे से आप लोग जानते हो कंठ कहाँ होता है। जैसे ये गला है, तो कंठ कहाँ होगा? यहाँ होगा। यहाँ स्वर यंत्रियां होती हैं, स्वर यंत्रियां होती हैं, है ना? कंठ यानी स्वर यंत्री, स्वर यंत्रीय भी बोल देते हैं ना, स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय वर्ण, है ना? स्वर यंत्री होती है यानी कंठ। इसको कांकल्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांकल्य, है ना? क्या बोलते हैं इसको? कांकल्य। या इसको उरस्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? उरस्य। ये कुछ भी पूछा जा सकता है। उरस्य, कांकल्य, स्वर यंत्री या कंठ। इससे हमारे कौन कौन से उच्चरित होते हैं, बस इतना बता दीजिए कि कंठ से हमारे कौन कौन से बोले जाते हैं। इनको थोड़ा सा दूर लिख दूं ना, ये मिक्स हो जाएंगे। ओ, औ, अंग, हाँ हाँ। अब बताओ भाई इसमें कंठ में कौन कौन से स्वर यंत्रीय, कौन कौन से उरस्य या कांकल्य ध्वनियां हमारी कौन कौन सी हैं? बताओ भाई जल्दी से। जो बताएगा उसको क्या मिलेगी? जो बताएगा उसको टॉफी मिलेगी। बताओ भाई उरस्य, कांकल्य या स्वर यंत्रीय हमारी कौन कौन सी है? तो आप कहोगे देखना भाई, एक तो ये और एक ये वाला भाई साहब। कौन कौन से? ये दो और एक ये वाला। आप बोलना सर आ, आ और
आहा। सर इन चार को इन तीन को जब आप बोलते हो ना, तो ऐसा लगता है जैसे गले के कंठ, और यानी कंठ, कंठ से क्या हो रहा हो, कंठ से हमारी ध्वनि निकल रही हो, आ आ आहा। ऐसा लगता है जैसे यहीं पर पूरा जोर पड़ रहा हो। तो ये हमारे कौन कौन से हैं, कंठ, स्वर यंत्री, कांकल्य और रस्य। कितने हैं, कितने स्वर हैं, तीन। अभी स्वरों की बात कर रहा हूं मैं, व्यंजनों की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं कह रहा हूं सर इसमें तो का भी आता है का, वो गधों की तरह मत देखा करो। का खा गा गा वो व्यंजनों की बात। अभी अपन क्या बात कर रहे हैं, 3-4 दिन से स्वरों की बात चल रही है सर। तो व्यंजनों के बारे में नहीं, सिर्फ क्या बताना है, स्वरों के बारे में, छोटा आ, बड़ा आ और आ। तो सर मैं ऊपर वाली लाइन में से किस किस को इरेज कर दूं, हटा दूं? ये हटा दिया, और एक कौन सा हटा दिया भाई साहब, ये वाला हटा दिया। हटा दिया कि नहीं सर? बहुत बढ़िया हटा दिया आपने। अब बात करते हैं सर कि हमारा तालु। सर तालु क्या होता है? अब पहले चलो, कंठ तो हमें पता है गले में जहां होता है, तालु नहीं जानते सर हम क्या होता है। तो तालु में आप लोगों को बता देता हूं। देखो एक संरचना है वो समझें, पूरी इकट्ठी संरचना बनाने से बच्चा डाउट में आ जाता है। संरचना ये रही सर, देखना भाई, ये रहे आपके दांत राक्षसों वाले, ये ऊपर वाले दांत, और ये नीचे वाले दांत। ये कौन से, नीचे वाले दांत, है कि नहीं? इन दांतों के ऊपर एक आपको दरदरा सा भाग दिख रहा होगा। अरे जीभ फेर के देख लो अंदर से, ये जो एरिया है हमारा, उसको बोलते हैं मूर्धन्य। वैसे मूर्धन्य का कहीं नाम नहीं दिया है, लेकिन इसको अपन मूर्धा माने, और ये होता है हमारा दांत यानी दंत। इतनी बात समझ में आ गई? चलो नीचे वाले दांतों से हमें कोई मतलब नहीं, इसलिए बना दिए थे कि जिससे ऊपर वाले क्लियर हो पाए। ये हमारी क्या है, मूर्धन्य, जो दरदरा भाग है वो, ये दंत्य है। और इससे ऊपर का जो गड्ढा वाला भाग है ना, ये गड्ढा वाला भाग किससे, इससे ऊपर का, इस दरदरे भाग से, ये जो ऊपर का भाग है, देखो ऐसे समझो, ये रहा वो भाग, ऐसे समझोगे इधर, ऐसे। ये है सर हमारा क्या, ये है हमारा तालु, और ये रही हमारी जीभ, ऐसे। तो आपको ये जो गोल भाव, हल्का सा घुमावदार जो एरिया है, वही हमारा क्या होता है, वही हमारी होती है तालु। क्या होती है सर हमारी, तालु होती है। तो देखो दंत ये होता है, मूर्धा ये होती है, और तालु ये होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है बस। तो तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं ई और ई। सर आप जब छोटी ई और बड़ी ई को बोलते हैं, देखो आप प्रयोग करके तो देख लो सर इनको तालु क्या बोलते हैं। जब छोटी ई और बड़ी ई को आप बोलोगे, तो इसमें हमारी जो जीभ है, वो जीभ तालु में ऐसे चिपकने का काम करेगी। कैसे काम करेगी, ऐसे चिपकेगी। ई ई बोलते हैं, तो जीभ ऐसे हल्का सा कहां जाएगी, इसे तालु में धसने का काम करेगी। इसीलिए सर तालु वाले या तालव्य, इसको क्या बोल देते हैं, दूसरा नाम, दूसरे नाम मैं इधर लिखे देता हूं ना, तालव्य। तालु को ही क्या बोलते हैं, तालव्य। तो ये हो गए सर इसमें। ये कंठ से थे तीन, ये किससे हो गए, तालु से। जब बोलते हैं तो जीभ कहां धस जाती है, ऊपर। और तालु क्या होता है आप जानते हो। जैसे अभी भी आपको मैं बताऊं, जैसे ये आप ऐसे भी कर सकते हो, ये जीभ रखी हुई है, और जीभ के जस्ट ऊपर का जो गोल भाग है, ऐसे समझ लो ये जो गोल भाग है, और जीभ ये रखी हुई है सर हमारी, और यहाँ पर हमारे दांत वगैरह हैं, होंठ हैं, ये हैं, और यहीं पर हमारा मूर्धा है। तो ये कुल मिलाकर ये अलग चीज है। ये जो है, इस भाग को अपन क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। ऐसे समझ लेना, ठीक है भाई। तो ये हो गए सर हमारे। तो यहां से अपन किस किस को हटा दें, सर इसको हटा दीजिए। अब आती है सर ऊ बोलना। सर ऊ, ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ। सर आप छोटा ऊ और बड़ा ऊ बोल रहे होगे, तो आपके होठों में बड़ी हलचल हो रही होगी। देख लो सर, कसम है पड़ोसी की, चेक करना आप लोग कि छोटा ऊ और जब बड़ा ऊ बोल रहे होंगे, तो आप लोगों के होठ एकदम कैसे हो रहे होंगे, गोल हो रहे होंगे। तो इसका मतलब ओष्ठ जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ओष्ठ यानी होंठ, लिप्स, होंठ, होंठ, होंठ जो होते हैं उसको ओष्ठ बोलते हैं। और इसमें हमारे होंठ में किसका काम होता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ का ही काम होता है। इसीलिए स्वरों के बारे में बता रहे हैं ना, है भाई अपन किसके बारे में, स्वरों के बारे में। तो ओष्ठ क्या हो गए हमारे, होठों, होठ जब ऊ बोलते हैं, तो हमारे होठ कैसे हो जाते हैं, गोल हो जाते हैं। सर होठों का इन्वॉल्वमेंट होता है इसमें, इसीलिए सर इसको अपन ने क्या मान लिया, छोटा ऊ और बड़ा ऊ को ओष्ठ। तो इसमें से सर मैं इनको हटा दूं, किसको, देखो भाई सबसे पहले ये तीन बताए कंठ से, छोटी ई बड़ी ई बताई किससे,
तालु से। छोटी बड़ी किससे बताई? तालु से। और कौन से बता दिए? छोटा ऊ बड़ा ऊ, इनमें ओठों का ही फंक्शन होता है, इसीलिए ये ओष्ठ में आ गए। अभी हमारे पास डिब्बे कितने खाली हैं? 1 2 3। और चीजें कितनी है हमारे पास? 6। चीजें कितनी है? 6। सर री को देखना, आप थोड़ा सा री को उठा के देखो। री, आपको कसम है पड़ोसी की, है ना, आप री बोल के बताओ सर, री। जब आप री बोल रहे होगे तो आपकी जीभ की आगे की टोन है कि नहीं है? किसी की ऐसी तो नहीं, टोन ही नहीं हो, बिल्कुल ऐसा है सर, चपटा है, नीचे टोन तो होगी। तो जीभ की आगे की जो टोन है, वो नोक, वो आपके दांतों के ऊपर दरदरे भाग से टकरा रही होगी। आप बोल के देख लीजिए, जब आप री बोल रहे होगे तब, री री बोल रहे होगे तो हमारी जीभ इतनी जोर से फड़फड़ा रही होगी, और वो कहां जा रही होगी? दांतों के जस्ट ऊपर वाला जो दरदरा भाग है, ये, तो इसमें ही हमारी जीभ यहाँ स्पर्श कर रही होगी, इस वाले भाग में। किस वाले भाग में? इस दरदरे भाग में। तो अपन कह सकते हैं री हमारा किस में आएगा? मूर्धा वाले भाग में आएगा। तो अपन वहां से क्या हटा देते हैं? और कोई नहीं है, री में सिर्फ यही है। अब सर इन चार को छोड़ के पहले इस पर आ जाओ, अंग। सर ये बताओ, मैंने अभी क्या बताया था, बिंदी किस में आती है? बिंदी का मतलब, बिंदी का मतलब नाक, बिंदी का मतलब नाक। तो अपन कह सकते हैं नाक यानी नासिका, नासिका यानी नाक। तो अपन कहेंगे सर अंग हमारा किस में आएगा? अंग आएगा हमारा नासिका में। बात समझ में आएगी नहीं? क्योंकि अंग बोल ही रहे हैं सर नाक से, इसीलिए ये इसमें आएगा। तो इसको अपन हटा देते हैं। अब ये जो चार है ना भाई साहब, कईयों का मन कर रहा होगा कि सर दंत में लिख दो। सर याद रखना, स्वरों में कोई भी दंत में नहीं जाता। जो मूल मानक हमारे उच्चारण स्थान है, ये 1 2 3 4 5 6, इनमें से किसी में कि कोई एक है जिसमें कोई भी स्वर नहीं जाता, वो कौन सा है? दंत। तो इस चीज को ऊपर टॉप पे लिख लेना कि 6 मानक स्थानों में से दंत में एक भी स्वर नहीं जाता। तो दंत में एक भी स्वर नहीं जाता, इसीलिए मैंने क्या लगा दिया? क्रॉस। की दंत में हमारा एक भी स्वर नहीं जाता। कई कह रहे होंगे सर वो चार रखे हैं, डाल दो इसमें, क्या जा रहा है, ऐसे कैसे डाल दो, है ना, घर की खेती थोड़ी ना है। नहीं जाते सर उसमें, है ना, दंत में नहीं जाते। किस में जाते हैं? मैं आपको व्यंजनों में जाता, व्यंजनों में इसका फंक्शन रहेगा। लेकिन इनके बारे में आप कल की वीडियो देखना, कल की वीडियो आप लोग देखोगे तो भाई साहब इनके ऊपर तो बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये किस किस से मिलके बने हुए हैं। कल की वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन कल की मत देखो, अभी की देख लो कि ये किस किस से मिलके बने हैं। ट्रिक बताई थी सर इनको कैसे मिलके बने हुए हैं। चारों के आगे क्या लिख लो? चारों के आगे लिख लो छोटा आ। याद करने की ट्रिक बता रहा हूं कि इनको याद कैसे रखें। कुछ मत करो, सबके पहले छोटा आ, इतना तो लिख ही सकते हो ना। ट्रिक बता रहा हूं याद कैसे करेंगे। ए बनाने का तरीका बता रहा हूं। ए ए कुछ अकेली चीज नहीं है। ए दो वर्णों से मिलकर बनता है। पहला मैंने छोटा लिख दिया, सबके आगे लिख दिया। और ये जो दूसरे नंबर वाला है और ये जो चौथे नंबर वाला है, इनको याद करने की भी जरूरत नहीं है। देखो ये जो आई है ना, प्लस लगाओ और इसको कहां ले आओ? इस वाली को यहां ले आओ। तो सर आई बन गया सर हमारा। क्या बन गया? आई। और ऐसे ही अगर औ की बात करूं तो ओ को कहां ले आओ? यहां ले आओ, तो हमारा औ भी बन गया। बताओ सर, इतनी बात कल मैंने आप लोगों को बताई थी कि नहीं बताई थी? सॉरी, देखें। तो हाँ सर, आपने बिल्कुल बताई थी कि ये जो आई होता है वो कुछ नहीं है, सबके आगे छोटा तो लिखा ही हुआ है, बस इस छोटी ए को आगे। और ऐसे ही औ लिखा हुआ है तो आ आपने पहले लिख दिया था। तो इस छोटे मतलब छोटे वालों को आ के आगे जोड़ दोगे तो दूसरे और चौथे नंबर वाला आराम से बन गया। बस ये जो ए है इसमें ई जोड़ दो, और ये जो ओ है इसमें ऊ जोड़ दो। बस चारों के नामकरण मैंने कर दिए। चारों के नामकरण मैंने मतलब चारों के बारे में जानकारी दे दी कि ये किस किस से मिलके बने हुए हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बात समझ में आ गई कि नहीं आई? हाँ सर आ गई। तो ये है सर हमारे बनाने के तरीके, चारों के तरीके बन गए। लेकिन सर अभी तक हमें आंसर नहीं मिला अपना। मुझे ये बताओ कि ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? ए और आई का उच्चारण स्थान क्या है? सर बच्चा भी बता देगा सर कि ए और आई कहां से बोले जाते हैं, बच्चा बता देगा सर कोई भी। ये बताओ सर, आ का उच्चारण कहां बताया था अभी? देखो भाई ध्यान से, आ कहां बताया था? आ बताया था कंठ में।
तो आ के लिए क्या लिख लेता हूं, कंठ। और ई बताओ सर कहां बताया था, तालु में। तो प्लस तो ये लगाया, तो ई मतलब तालु। तो अपन कहेंगे सर कि ये जो ए है, वो ए का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। यानी दोनों का मिश्रित बन जाता है कंठ तालव्य, दोनों का ए और आई। देखो छोटी आ गई तो बड़ी वैन उसी में ही आएगी, सीधी बात है। छोटी वाली अगर कंठ तालु है तो बड़ी ए भी उसी में। ऐसे अगर इसका मुझे उच्चारण स्थान पता चल जाए तो इस बड़ी वाली का भी पता चल जाएगा। मुझे ये बताओ आ का उच्चारण स्थान कहां पर है इस वाले का, आप कहोगे सर कंठ। और बताओ ऊ का, देखो आ का कंठ था ना, और ये बताओ ऊ का, आप कहोगे सर ऊ ये दिया हुआ है और ऊ का बताया था ओष्ठ, तो प्लस ओष्ठ। तो अपन कहेंगे कि सर ये जो ओ है उसका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठोष्ठ, और ए का उच्चारण स्थान हो गया कंठ तालु। अब इनके हैं तो इनकी छोटी बहन का भी वही रहेगा और इसके बड़े भाई का भी यही रहेगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। क्या बोला, कुछ नहीं, ए आई ओ औ समझ में आना चाहिए कि किस किस से मिलके बने हैं। तो सबके आगे पहले छोटा लिख लिया करो, इसको यहाँ इसको। तो ये आ प्लस ई से था, आ प्लस ए, आ प्लस ऊ, आ प्लस ओ से मिलके बना हुआ है। फिर बात आती है सर कि हमारा आ कहां से बोला जाता है। देखो इसको नहीं बता सकते ये कहां से बोला, लेकिन इन दोनों का तो बता चुका ना मैं। तो आ का उच्चारण स्थान कहां दिया है, कंठ, तो ये लिख दिया कंठ। और ई का उच्चारण स्थान तालु, तो कंठ तालु। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ तालु। ये हमारे 7वें नंबर का उच्चारण स्थान बना है। कौन से नंबर का, 7वें नंबर का। और ये आ कंठ से उ ओष्ठ से, तो ये हमारा 8वें नंबर का। तो याद रखना, अब इसका अलग से मत बनाना, आई का क्या है सर, ए का जो है वही आई का, और इसका भी अलग से मत बताना क्योंकि जो ओ का है वही औ का है। बात समझ में आई कि नहीं आई, बस इतना मुझे आप लोग बता दीजिए। कोई आपसे पूछे कि अगर कोई वैसे ही पूछ ले कि सर बिंदी और चंद्र बिंदु किस में आते हैं, तो सर नाक में ही आते हैं, ये तो मैं बता चुका हूं, तो ये इसमें लिख सकते हो। सबके बारे में बता रहे हैं तुमने इसके बारे में, तो इस चीज को आप लोग समझ लीजिए। और आज की क्लास थोड़ी सी ज्यादा लंबी हो गई है तो उसको मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। ठीक है भाई, मुझे आज्ञा दीजिए और इस कंटेंट को आप देखते जाएं। कल मैं आप लोगों के सामने व्यंजन स्टार्ट कराऊंगा। व्यंजनों में सर पुराने बच्चे भले ही पड़े हुए हैं, बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी। कल 9:30 बजे अपन मिलते हैं। और 18 तारीख है, तो अपन कब मिलते हैं, कल 9:30 बजे। इसको शेयर कर देना भाई, क्योंकि मुझे व्यूज दिखने चाहिए और ऐप पर बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं। आप जल्दी से बैच को परचेज करिए, रेट बढ़ जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मिलते हैं कब, कल। नमस्कार। अच्छे लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, शेयर तो दबा के कर दिया करो, ठीक है भाई। तो मिलते हैं कब अपन, कल। टाटा।